अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं वन शॉट लेक्चर के साथ। और ये लेक्चर ख़ास तौर पर आपके बोर्ड के पेपर के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। अगर आप सिर्फ इसी लेक्चर को देखते हो ना तो चैप्टर की पूरी अच्छी तैयारी होने वाली है। अदरवाइज़ आप लेक्चर चैप्टर के अंदर सारे देखते हो तो बहुत लेंथी हो जाते हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों की ये कमेंट्स भी आते हैं कि लेक्चर्स बहुत लॉन्ग होते हैं। तो अब इस लेक्चर को हमने प्रिसाइज़ किया है, टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर बोर्ड के पुराने क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपकी खिदमत में। तो आप उन्हीं को देखें और आपकी तैयारी 100% हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देखिए क्या है जी। और वन शॉट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले जो टॉपिक है आपके एस्टिमेशन वाला वो ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हमने स्किप कर दिया है, ठीक है जी। तो एक्सप्रेस ड्राइव यूनिट एज अ प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट ऑफ बेस यूनिट। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आगे डायमेंशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझे कि कोई भी ड्राइव यूनिट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ यानी कि प्रोडक्ट या कोशेंट में बेस क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स के अंदर। कैसे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्पीड है एक, इसकी ड्राइव यूनिट क्या है, स्पीड है। तो स्पीड एक मतलब स्पीड को हम एक्सप्रेस करना चाहें किस में, यानी कि बेस यूनिट्स में, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे बताओ। स्पीड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पीड क्या होती है जी, डिस्टेंस बाय टाइम ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। तो आप खुद ही सोचो, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड। तो ये यहाँ पे हमने कोशेंट ऑफ स्पीड क्या है, कोशेंट है ऑफ टू बेस यूनिट। समझ गए कि नहीं, दो बेस यूनिट का कोशेंट है। तो ऐसी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए, यानी कि कोई भी ड्राइव क्वांटिटी हो उसको हम बेस यूनिट्स में लिख सकते हैं। तो ये बड़ी आसान सी बात है। और देखें वर्क को देखें, तो ये वर्क को भी हम लिख सकते हैं। वर्क क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है। तो न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं जनाब, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर। तो ये साथ कर दें मीटर तो क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। तो केजी के लिए हम यानी कि इसको भी हमने क्या किया, वर्क को भी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स लिखा। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आपको डायमेंशंस में बहुत मदद मिलेगी कि डायमेंशंस को निकालनी कैसे। तो इस तरह की चीज़ें आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर पूछे वर्क को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स लिखो, तो आपको लिखना आना चाहिए। बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। अभी आपको ऐसे खुश कराने के लिए आगे आगे हम अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी डायमेंशंस, जब भी हम डायमेंशंस को लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, खास तौर पर डायमेंशंस हम लिखते हैं यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को लिखते वक्त हम क्या करते हैं, कोई भी ड्राइव यूनिट हो यानी कि कोई भी ड्राइव क्वांटिटी हो उसको हम बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट्स की टर्म में लिखते हैं और इसकी पावर में लिखते हैं। यानी कि पावर में लिखने को क्या बोला जाता है, डायमेंशन। अब यहाँ डेफिनेशन हम नहीं करवाने वाले हैं, वो तो आपको आती होंगी। तो आपके पास पता है यानी कि 7 बेस यूनिट्स हैं, तो 7 यानी कि डायमेंशंस को भी हम साथ उसमें लिखे हुए हैं। तो वो क्या होती है, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ लेंथ अगर पूछे आपसे, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ लेंथ यानी कि लेंथ की डायमेंशन होगी बच्चों एल से लिखते हैं, आनी चाहिए। इसी तरह डायमेंशन आपके पास है जी मैस की, वो क्या होगी, मैस की वैसे यूनिट तो केजी होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मैस के लिए जो डायमेंशन लिखते हैं कैपिटल एम लिखते हैं। आपको आ जानी चाहिए, ये चीज़ें पता हो, उम्मीद करता हूँ। डायमेंशन ऑफ इसी तरह मैं अगर पूछूं यानी कि MLT टाइम के लिए क्या होगी, टाइम के लिए क्या होगी, तो वो है बच्चों टी है, टाइम। ठीक हो गया, कैपिटल टी से लिखते हैं। इसी तरह डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर जो है, किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, वो क्या है डायमेंशन आपको आती होगी। टेम्परेचर आपके बुक में इस तरह से थीटा करके दिया हुआ है, या आप केल्विन भी लिख सकते हो, बुक में ये तरतीब दी हुई है, इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको डायमेंशन फाइंड करने के लिए ये बहुत कम आएगी, इतनी नहीं आएगी, ठीक है जी। या इससे लिखते हैं या इससे। तो केल्विन यूनिट है टेम्परेचर की, तो केल्विन से ही आप के लिख दो, अच्छा है ना, बुक में इस तरह लिखा हुआ है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, समझ चुके हो आप तक। अब नेक्स्ट चलो जी, टेम्परेचर के बाद डायमेंशन। अगर किसी को टॉपिक समझ है, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं तो आगे चले जाओ, सही है जी। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर के बाद क्या है, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो पता है क्या है जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक तो आपके बुक के हिसाब से है जी, वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से लिखा है उन्होंने, तो आप इस तरह मोल भी लिख सकते हो, MOL मोल, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, आपको ये पता हो, सही है सर।
तो अब इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, उसके भी बुक के हिसाब से देखो तो जे करके रिप्रेजेंट किया हुआ है, नहीं तो आप इंटेंसिटी की कैंडेला है तो CD करके भी लिख सकते हो। तो ये बहुत कम यूज होती है फिजिक्स के अंदर, आपके 11th क्लास में तो होगी कम, लेकिन आगे होगी कभी कभी डायमेंशन, तो इनको याद रखना है, क्या पता है एमसीक्यूज आ जाए इधर से। अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला, इसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इससे। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। डायमेंशनल फार्मूला क्या है, आपने ऐसी कोई चीज़ देखी होगी MLT करके ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, तो ये जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में इन 7 डायमेंशंस को लिखते हैं, ठीक है जी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह डायमेंशन में लिखते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो वो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। अब इसमें डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं MLT किसी का भी लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे स्पीड थी या ये है, इसके लिए kg है तो M लिखेंगे बच्चों, और मीटर है तो L लिखेंगे, लेकिन 2 है, मीटर का स्क्वायर 2 है तो 2 लिखेंगे, और सेकंड T है, T के लिए -2 करेंगे, तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन चुका है एक तरह। अब हम जरा और चीज़ों को भी समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, यानी कि ऐसे डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़, क्या मैं बोल रहा हूँ, डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास डायमेंशन भी हो और वेरिएबल वैल्यू हो, जिसके पास डायमेंशन हो, विच हैव डायमेंशन भी हो, जिसकी डायमेंशन भी हो और वेरिएबल वैल्यू हो। वेरिएबल वैल्यू समझते हो, यानी कि वैल्यू चेंज हो। मतलब क्या है, जैसे स्पीड है, स्पीड के पास डायमेंशन भी है, जो कि क्या है, यहाँ से निकाल सकते हो, डायमेंशन है, बिल्कुल है, स्पीड की डायमेंशन होगी, और स्पीड की वैल्यू भी वेरिएबल होती है, क्योंकि स्पीड की वैल्यू वेरिएबल भी है। स्पीड एक तो नहीं होती है, अलग चेंज होती रह सकती है। इसी तरह वेलोसिटी है, ये भी क्या है, डायमेंशन है इसके पास, लेकिन ये वेरी भी होती है, वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, तो मतलब इसके पास वेरिएबल वैल्यू भी है और डायमेंशन भी है। तो इस तरह मतलब फोर्स है, ये भी आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल है, फोर्स भी एक डायमेंशनल वेरिएबल है। ये चीज़ समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल कौन से होते हैं। एग्जाम्पल याद रखो तो आपको समझ आ जाएगी कि डायमेंशनल वेरिएबल मैंने किसको कहा है, ये याद रखा। अब नेक्स्ट चलो बच्चों, नेक्स्ट बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है, डायमेंशनल क्या है जी, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होंगे, अब ये ऐसी वैल्यूज होती है जिनके पास डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन लेस मतलब नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, नो डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन ना हो लेकिन वेरिएबल नाम लिखा हुआ है, तो मतलब वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल लिखा हुआ तो मतलब वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। जैसे यहाँ पे भी वेरिएबल नाम लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है वेरिएबल वैल्यू थी इसकी भी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल वैल्यू थी। डायमेंशनल लिखा हुआ था तो इसलिए डायमेंशन भी है इसके पास, तो इसके पास डायमेंशन भी है और वेरिएबल वैल्यू भी है। अब नेक्स्ट बात जो मैं कर रहा हूँ कि डायमेंशन लेस मतलब नो डायमेंशन होगी, नेक्स्ट वेरिएबल वैल्यू होगी, क्योंकि जब वेरिएबल लिखा हुआ तो वेरिएबल वैल्यू होगी, जहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ तो डायमेंशन भी थी, वेरिएबल लिखा हुआ तो वेरिएबल वैल्यू भी थी। अब यहाँ पे डायमेंशन लेस वेरिएबल है, इसका मतलब है कि डायमेंशन नहीं है लेकिन वेरिएबल वैल्यू है। जैसे मिसाल ले लीजिए, ऐसा एंगल है बच्चों, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि एंगल बेसिकली क्या है, सर्कल के, ये जो आप पढ़ते हो आगे चैप्टर में पढ़ोगे, ये आर्क की लेंथ और रेडियस की रेशो होती है, इसी को एंगल बोलते हैं। एंगल क्या है, आर्क की लेंथ और रेडियस डिवाइड करो तो आपके पास क्या आता है, एंगल आता है, और इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर, तो मतलब यूनिट नहीं है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। इस लिहाज से ये क्या है, जी एंगल जो है वो डायमेंशन लेस वेरिएबल है, और एंगल की वैल्यू डिफरेंट होती है, आपको पता है एंगल 30 का 60 का कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यू वेरिएबल है। इसके अलावा भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी आसपास, आपने बुक में पढ़ोगे तो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैग्निफिकेशन है, ये सब क्या है, ये सब डायमेंशन लेस वेरिएबल है। डायमेंशन इनके पास नहीं है लेकिन वैल्यू है, मुख्तलिफ वैल्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन होगी लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होगी, यही मतलब है डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या है नेक्स्ट, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब ये भी पता होना चाहिए कि अक्सर आप लोगों को नहीं पता होता, तो ये आसान सी चीज़ है। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन हैव डायमेंशन, जिनके पास डायमेंशन होगी लेकिन फिक्स वैल्यू हो, लेकिन क्या हो, फिक्स वैल्यू होगी, तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। अब डायमेंशन जैसे एग्जांपल ले ले, जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-11 होती। अब इसके पास वैल्यू है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको पता है, लेकिन इसकी डायमेंशन भी है, आपको पता है, आगे हम निकालेंगे। इसकी निकालनी आती तो आप निकालो, मैं अब निकालने नहीं बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट की बात आ गई, तो डायमेंशनल कांस्टेंट, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, नेक्स्ट वाला है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है बच्चों, ये कैसे है डायमेंशन लेस कांस्टेंट? ये उस तरह के हैं, आपको बताना चाहूँगा, जिसके पास ना डायमेंशन होती है और फिक्स वैल्यू होती है। क्या मैं कह रहा हूँ? नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस से ही नाम पता है, नो डायमेंशन बट फिक्स वैल्यू, इनके पास फिक्स वैल्यू होती है या कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए पाई, पाई की डायमेंशन नहीं है, वैल्यू भी फिक्स है। ई, क्योंकि ई को 2.71 लिखते हैं, 73 लिखते हैं, तो ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू भी 3.14 होती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास नहीं डायमेंशन है और फिक्स वैल्यू है। अब जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए जनाब, अब क्वेश्चंस करते हैं, बड़े आसान है। आप लोगों को मैंने पहले कहा था कि ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, जो कि शुरू में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि फ्रॉम द स्टोक्स लॉ, ये 2022 में आया बोर्ड के अंदर, देखो, फ्रॉम द स्टोक्स लॉ द डायरेक्ट फोर्स कैन बी एक्सप्रेस एज, डायरेक्ट फोर्स को इसी तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल आपको फार्मूला दिया हुआ है, देंगे, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, नहीं तो आपने साल के आखिर में पेपर देते हो, तो इसलिए फार्मूले आपको आ जाने चाहिए। तो ये डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला दे रहा है आपके लिए, तो आसान रहेगा। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की डायमेंशन फाइंड करो। तो चलिए चलते हैं। एफ डी क्या होता है जी? 6 पाई ईटा आर वी है, ईटा इसका सिंबल है। 6 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट है, तो एफ इक्वल टू आर वी, इधर करो ईटा यहाँ पे। अब यहाँ से डायमेंशन निकालो, वो इसकी यूनिट ढूंढो, पहले यूनिट ढूंढो। न्यूटन होती है सर, रेडियस की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ तक समझ लो। अब न्यूटन किसके इक्वल होता है बच्चों? न्यूटन इक्वल होता है एम ए के, यानी कि एफ है ना न्यूटन, तो एफ है, एफ किसके इक्वल होता है? एम ए। तो एम को क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी तो इसकी आ गई, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये सेकंड -1 होगा। यहाँ तक समझ आई कि नहीं आई? अब आ जाओ इधर, ईटा इक्वल टू क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे क्या था? मीटर का स्क्वायर था, और सेकंड -1 है। ऊपर ले जाओ इनको, तो केजी मीटर एक था, इसको ऊपर ले गए, मीटर का -2 हो जाएगा, और सेकंड -2 था, इसको ऊपर ले गए, +1 हो गया। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर का -1, सेकंड का भी -1। देखो ये सेम है, तो इसलिए -1 हो जाएगी। अब इसके लिए m करेंगे, इसके लिए l-1 करेंगे और t-1 करेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। डायमेंशन पूछी थी, तो बड़ा आसान था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन, किसकी सेम डायमेंशन होती है? अब मैंने कहा था कि ये तो नहीं कहा था, डायमेंशन चेक करनी पड़ेगी सब में से किसकी सेम है। प्रेशर और डेंसिटी की नहीं है, दूर दूर तक नहीं होती, निकाल के चेक करो। प्रेशर का फार्मूला F/A होता है, डेंसिटी का मेस पर यूनिट वॉल्यूम करके। इस और इसका चांसेस है, इस और इसका भी चांस नहीं है, इस और इसका भी चांस नहीं है, तो इनके ज़रा डायमेंशन चेक करते हैं। आ जाए इम्पल्स के लिए, मोमेंटम का तो फार्मूला P = mv होता है, आपको पता होगा जैसा। अब P m है, तो m के लिए क्या लिखेंगे? मोमेंटम। पहले मोमेंटम के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है जी। P m क्या है? kg है, और मीटर पर सेकंड करेंगे, तो kg के लिए m आएगा, मीटर है तो l आएगा, t-1 आएगा। ये डायमेंशन आ गई मोमेंटम की। अब इम्पल्स कहाँ से निकलते हैं बच्चों? देखो, इम्पल्स होता है फोर्स इक्वल टू del P/del T, ये आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है जी। यहाँ से आप इम्पल्स निकालने के लिए del T को उधर ले जाए, तो इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगा? बोल सकते हैं आप F del T के। F की यूनिट क्या है? न्यूटन। del T है तो टाइम होगा, तो टाइम के लिए यूनिट क्या होती है? सेकंड, न्यूटन सेकंड है। और अब इस तरह से मजीद खोल दो, न्यूटन खुद किसके इक्वल है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमने लिखे थे पहले भी, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड हो गया बच्चों। अब देख लो, ये सेकंड क्या होना है? केजी मीटर होगा, सेकंड -1 होगा। तो अब देख लो इसकी डायमेंशन की, इसके लिए m आएगा, l आएगा, t-1 आएगा, तो यही सेम डायमेंशन बन चुकी है। तो इन्हीं की डायमेंशन सेम थी। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। अब आगे चलो, टाइम तो कम है, हम चाहते हैं तेज ना पढ़ाएं, तो फिर क्या होता है पता है? फिर ये होता है कि वीडियो लेंथी बनेगी, तो चीज़ें कवर करनी है। आगे पूरे चैप्टर है, अनसर्टेनिटी भी पढ़ानी है आप लोगों को, वो बड़ा टाइम लेने वाला टॉपिक है। व्हाट इज द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट?
तो ऐसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको, इन्हीं तरह के हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपकी होना तो इजीली हो जाएगा। व्हाट इज द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इस जी की डायमेंशन देखो, फार्मूला भी दे रखा है, कितना अच्छा है। व्हाट इज द डायमेंशन, एक चीज डायमेंशन पूछी है बच्चों और दूसरी यूनिट पूछी है, मतलब किसकी, जी की। फार्मूला ये दे रखा है, जो 9 क्लास में आप पढ़ते थे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर, तो फार्मूला दे रखा है, तो इससे आपने जी की यूनिट भी पूछी है और डायमेंशन, दो चीजें निकालनी है, यूनिट निकालनी है और डायमेंशन निकालनी है। यूनिट तो आप लोगों को आनी चाहिए, नहीं आती तो मसला नहीं, इधर से जी को अलग कर दो, आपको यूनिट मिल जाएगी। यस सर, एफ इक्वल टू क्या है, जी m1 m2 बाई क्या है, आर स्क्वायर है, तो एफ आर स्क्वायर होगा जी, यहाँ नीचे आएगा m1 m2, सही है, तो जी आ गया। एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन, और रेडियस है तो मीटर का स्क्वायर होगा, ऊपर 2 पड़ा हुआ है तो केजी, तो केजी, ये 2 इसके ऊपर नहीं है, साइड पे m1 m2 मेस मुराद है, अच्छा मेस 1 और मेस 2 मुराद है, यहाँ इसके ऊपर नहीं लिखना, केजी के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखना। अब स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 केजी है तो क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हो जाएगा, जो कि जी आ चुका है। अब आगे चलो, इनको ऊपर फेंक दो, सबको ऊपर फेंक दो, तो जी किसकी इक्वल आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट आ चुकी है, यही मांगी थी एक। अब इधर से डायमेंशन भी पूछी उसने, ये वैसे शार्ट क्वेश्चन था आपका 2022 के अंदर, ये शार्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया था आपसे, ठीक है जी, सेक्शन बी का क्वेश्चन था। अब यहाँ से डायमेंशन बहुत आसान है, न्यूटन किसकी इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की डायमेंशन, न्यूटन की यूनिट इस तरह याद रखो, हमेशा मैं बता रहा हूँ, ये बेस यूनिट पे याद रखो, न्यूटन को नहीं, न्यूटन के तोड़ के इस तरह जो यूनिट है उसको याद रखो, और उससे डायमेंशन बहुत यूज़ होती है, हर किस्म की डायमेंशन के अंदर अक्सर ये यूज़ होती है न्यूटन फोर्स वाली। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये अगला मीटर स्क्वायर भी है, और 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए हो। अब इन दोनों केजी को एक साथ करो तो केजी -1 होगा, क्योंकि यहाँ 1 पड़ा हुआ है, ये -2 पड़ा हुआ, कुछ नहीं तो 1 पड़ा हुआ है ना, केजी -1 आएगा, -2 बड़ा था पावर, -2 नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब मीटर 2, ये मीटर 2 ये पड़े हुए, और 1 मीटर पहले से ये पड़ा हुआ, तो मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, समझ गए हो। सेकंड -2 एक ही है, सेकंड में लिखेंगे और सेकंड का -2 कर देंगे, ठीक है जी, बाकी हल हो गया आपका। अब इसके लिए डायमेंशन लिख दो, m-1 L3t-2, यह इसकी डायमेंशन बनी। अब यही चीज़ 2012 में पूछा था आप लोगों से कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यही आंसर इसका भी हो गया, समझ चुके हो अब तक। यस सर, इसी को पूछा गया था। अब नेक्स्ट आ जाओ, m0 L0 T0 डायमेंशन किसकी है, स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होती है बच्चों, स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ है, दोनों की यूनिट सेम है तो मीटर, कोई यूनिट नहीं है, तो ये जो यूनिट नहीं होती है तो इसकी वैल्यू वेरिएबल है, तो इनको क्या कहा जाता है, बोलो, डायमेंशन लेस वेरिएबल कहा जाता है। अभी पीछे पढ़े थे, इनको क्या कहा जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको बोर्ड के पेपर में कि डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल दो, तो ये सारे डायमेंशन लेस वेरिएबल है, इनकी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन वेरिएबल नाम दिया हुआ तो क्या मतलब होगा इसका, कि वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट नहीं हो, वैल्यू फिक्स नहीं होती बल्कि वैल्यू चेंज होती रहती है, समझ चुके हो कि नहीं। अब स्ट्रेन अलग अलग होगी, आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होती है, आपको पता है। मैग्नीफिकेशन क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी पता है कि नहीं यार, ये 10th क्लास में पढ़ा था, एन से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है जी। ये किसके बराबर होती है बताओ जरा शाबाश, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पेस, ऐसा करके निकालते थे। नेक्स्ट जाओ, मैग्नीफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके निकालते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो आल मतलब ये जो सब की डायमेंशन यही होगी, यानी कि यहाँ m में 0, L में 0, T में 0। अब इसकी मतलब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन क्या बनती है, L0 T0। इसकी भी कोई यूनिट नहीं है तो क्या बनेगी, m0 L0 T0। अब इनकी यूनिट क्यों नहीं है, ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, समझ चुके हो। यहाँ पे ये भी हाइट है, ये भी, दोनों सेम क्वांटिटीज है ऊपर नीचे, और सेम क्वांटिटी वाली यूनिट्स है, तो ये इनकी डायमेंशन की डिसएडवांटेजेस भी है, आगे हम पढ़ेंगे। समझ गए कि डायमेंशन ऑफ पावर की डायमेंशन पूछी है तो ये भी बता दो। तो पावर किसके इक्वल होता है, वर्क बाय टाइम, आपको पता है। अब देखो पावर, वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर यानी कि जॉल होती है, वैसे ऐसा यूनिट देखनी है ना आपने, तो न्यूटन मीटर लिख दिया, नीचे सेकंड हो गया। अब न्यूटन को खोलो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर, और ये सेकंड -1 आ गया बच्चों, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3 हो गया, समझ चुके हो अब तक। तो यहाँ से डायमेंशन लिख दो, m L स्क्वायर t -3 हो गया।
तो यहाँ से अब जाते हैं जी आगे फर्दर इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। इस तरह के आ जाए तो आप कर लोगे ना। तो चलिए जी अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं, एडवांटेजेस आर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ये जो है इससे रिलेटेड जो पीछे क्वेश्चन बताए ना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपको समझ आइडिया आ गया होगा। अब उस तरह के क्वेश्चन आपने कर देने हैं। और अगर इस टॉपिक को, डायमेंशन वाले टॉपिक को या अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक को डिटेल में समझना है, तो एक पुराना चैनल हुआ करता था मेरा, तो उस चैनल में आप जाएँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप क्लिक करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वीडियो की, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो अगर चाहिए तो, नहीं तो यहाँ से देख लें, समझ आएगी। ठीक है जी। तो एडवांटेजेस आर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो क्या है एडवांटेजेस? वैसे बहुत सारी हैं, आपके बुक में 2 ही दिए हैं तो हम उन्हीं की जिक्र करेंगे, टाइम नहीं उतना। दूसरी है, पहले है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है इसको समझेंगे। और ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, अब हम फार्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उस तरह उसके ऊपर हम बात करने वाले। तो होमोजेनिटी इक्वेशन क्या कहती है? होमोजेनिटी इक्वेशन ये कहती है कि किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन की, किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन, जैसे ये S = VIT + 1/2 AT² है, ये फार्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये फिजिकल एक्सप्रेशन है। कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन हो, उसकी ईच टर्म की डायमेंशन हमेशा सेम होगी, यही कहता है। मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूँ VF = VI + AT। अब ये आपके पास एक फिजिकल एक्सप्रेशन है, इसकी इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म, 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, हर टर्म की डायमेंशन सेम हो जानी चाहिए, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और अब जब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हैं या होमोजेनिटी इक्वेशन करेक्ट हो जाती है, तो वो जो इक्वेशन है या जो फार्मूला है या जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट कहा जाता है। उस तरह की इक्वेशन को क्या कहा जाता है? डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे हैं, तो हम जिस तरह के पूछे हैं उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ आपके पास, तो उसको करते हैं जरा। चलो तो नेक्स्ट फिर समझेंगे दूसरी बात को। अब इसको समझना है एडवांटेजेस में। ये 2 एडवांटेजेस है मैं बता रहा हूँ, लिमिटेशन भी देखनी है हमने, वो आगे आएगी। जैसे शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन 2024 के अंदर पूछा है, फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन है, सारे फेडरल बोर्ड के ही मैंने ले आया हूँ। इक्वेशन आर होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन क्या है? हो यानी कि इक्वेशंस करेक्ट हैं, डायमेंशनली करेक्ट है। तो चेक करते हैं तो कैसे है। जैसे AC V²/R सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो जानी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, AC यानी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर/सेकंड। तो बताओ मीटर के लिए क्या करते हैं? LT-2 समझ चुके हो। M नहीं है तो 0 लिख सकते हो, M0 LT-2 लिख सकते हो, समझ गए सर। अब इस तरफ आओ, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है जी, राइट हैंड साइड की तरफ V²/R है बच्चों। तो V की यूनिट क्या है? मीटर/सेकंड है। बाहर क्या है? स्क्वायर है। नीचे क्या है? मीटर होगा। तो बताओ मीटर के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, 2 आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, और इसके ऊपर भी आएगा तो -2 और दीजिए मीटर आएगा, तो कटा गया, तो क्या आ जाएगा? मीटर -2 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, इसके लिए क्या होगा? LT-2 हो जाना है, और लेकिन M नहीं है तो क्या कर सकते हैं? M0 LT-2 हो जाएगा। जहाँ तक देखो आपके पास दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आई है, तो कह सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। 2 ही टर्म्स थे, इस तरफ और इस तरफ सेम ही आ गए। अब यहाँ पे दोनों तरफ सेम आ जाने चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं। अब जैसे इस तरह की इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने दी थी आपके लिए, कौन सी? VF = VI + AT। यहाँ पे दोनों तरफ सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है हर टर्म की डायमेंशन सेम आएगी। खैर जो कांस्टेंट भी आता है तो उसकी डायमेंशन, ये जो डायमेंशनल फार्मूला है या ये डायमेंशन है, ये नहीं बताती, तो ये इसकी डिसएडवांटेज इसमें आती है। अब ये बातें नोट रखो। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब, यहाँ तक समझ गए हो? यस सर, डायमेंशनली कंसिस्टेंट बोलेंगे तो आपने ये काम करने हैं, समझ चुके हो अब तक। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। शो दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, तो इसके लिए हर टर्म की डायमेंशन देखते हैं सेम आ रही कि नहीं आ रही। हर टर्म की डायमेंशन सेम आ रही कि नहीं आ रही। S बोलो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, S है तो S के लिए मीटर लिखेंगे, मीटर के लिए L होता है बच्चों, तो खाली L अकेला नहीं छोड़ना, M नहीं है तो 0, L है तो 1, T है नहीं है तो 0 लिख देंगे। ये डायमेंशन आ गई, समझ गए सर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? VIT + 1/2 AT² है। तो V के लिए मीटर/सेकंड आपको यूनिट आनी चाहिए, यूनिट्स। टाइम के लिए सेकंड है, समझ गए सर। प्लस 1/2 A के लिए मीटर/सेकंड स्क्वायर है।
टाइम के लिए सेकंड है तो ऊपर 2 पड़ा हुआ है, इस फार्मूले में 2 पड़ा हुआ है। ये जो 2 है ना, 2 जो है ना वो सिर्फ टी के ऊपर है, तो यहाँ से ये कट सकते हैं, मीटर बच रहा है प्लस 1/2 मीटर, सेकंड माइनस 2, इस सेकंड के ऊपर भी 2 हो जाएगा, तो ये भी कटेंगे, यहाँ पे कट रहे हैं, तो मीटर है तो इसके लिए एल प्लस 1/2 बोलो बच्चों, एल आएगा। हर टर्म की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, आ गई। नहीं है तो यहाँ पे खुद से क्या करो, m0 l 1 है, t0 कर दोगे इस टर्म की, फिर यहाँ पे 1/2 m0 l0 l0 नहीं l है, t0 होगा। तो मतलब ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, हर टर्म की डायमेंशन सेम आ रही है। समझ चुके हो अब तक? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, शो दैट द एक्सप्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी कीजिए आप आगे स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले जो एग्जांपल वेव वाले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, ये फार्मूला वहाँ से दिया हुआ है, तो उन्होंने वहाँ से ये फार्मूला दे के आपसे पूछ रहे हैं कि ये भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं, डायमेंशनली करेक्ट भी कहा जा सकता है, तो है या नहीं है ये चीज़ आपने बतानी है। तो बड़ा आसान है, बने रहो। देखो कहाँ से ये जो फार्मूला है इसमें इस साइड के ऊपर गौर करें तो क्या निकलेगा, दम निकलेगा, एक दम निकलेगा। देखो फ्रीक्वेंसी है, लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है बच्चों, हर्ट्ज होती है, और हर्ट्ज की एक और यूनिट भी है, पर सेकंड होती है, तो पर सेकंड मतलब t-1। अब दूसरे नहीं है तो क्या करेंगे सर, m0 l0 t-1 कर दोगे, तो ये इस साइड की डायमेंशन हो गई। समझ गए हो? नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ से राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में फार्मूला कुछ जो है, 2 लेंथ है इनटू क्या है बच्चों, F है, फ्रीक्वेंसी फोर्स है, और ये लेंथ है। वैसे ये T होती है, टेंशन होती है स्ट्रिंग के लिए, टेंशन भी फोर्स है ना, इन्होंने फोर्स ही दिया होता है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। आ जाओ 1/2 L, 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 को भूल जाओ। डायमेंशन का यही नुकसान होता है कि वो जो कांस्टेंट नंबर होते हैं इनकी डायमेंशन नहीं बता सकते, तो 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, आपको पता है। तो लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर होती है यूनिट, आप जो यूनिट आती है यूनिट लिखते जाओ, पहले काम है यूनिट लिखते जाओ। फोर्स के लिए क्या है बच्चों, न्यूटन है, तो न्यूटन लिखा, लेंथ है तो मीटर है बच्चों, नीचे मेस है kg लिख देंगे। समझ गए हो यहाँ तक? अब आ जाओ 1/m कर दिया, ठीक हो गया। न्यूटन के लिए क्या लिखते होते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं कहता रहता हूँ कि ये जो आपके पास वो है न्यूटन है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी यूनिट और ये चीज़ें डायरेक्ट याद रखा करो। kg हो गया, अब kg से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आ जाओ, तो मैंने कहा 1/m पीछे ले आओ, तो यहाँ पे मीटर, मीटर का स्क्वायर हो चुका है, सेकंड का तो पहले से स्क्वायर है। अब ये रूट की वैल्यू है बच्चों, ये क्या होती है बताओ, 1/m कर दिया, रूट की वैल्यू बताओ, m² s-2 है, 1/2 कर दिया। अब ये 1/2 क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि m2 1/2 कर दिया बच्चों। नेक्स्ट s-2 1/2 कर दिया बच्चों, कटा कटा कटा, सारा कट जा रहा है, तो यहाँ पे एक m बच रहा है, m/m s-1, ये कटा गया, s-1, तो s-1 को t-1 कह सकते हैं, इसको अकेला नहीं छोड़ना है, तो m0 l0 t-1 कर दोगे तो यही बन जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, समझ चुके हैं। अब ये ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, इसके क्वेश्चन में करवाता हूँ, क्या मतलब है इसका। तो चले अब देखें, क्वेश्चंस करते हैं जी। किससे, ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, इसका मतलब ये है कि इससे क्वेश्चन ही आते हैं, पूछते नहीं है कि राइट एंड नोट ऑन ड्राइव फार्मूला पॉसिबल। इससे ये टॉपिक नया था क्योंकि पिछले जो फेडरल की बुक थी, केपीके वाली बुक थी, वहाँ पे पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करना नहीं बताया गया था, तो यहाँ पे आया है, तो इसको हम सीखते हैं कैसे ड्राइव करते हैं। इससे क्वेश्चन भी आए नहीं है बोर्ड में, लेकिन आ सकते हैं, बहुत अहम है, आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अहम है ये टॉपिक, बता रहा हूँ, आ सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लाए, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका माइंड बनेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए होंगे, उनको भी आप ट्राई करना। तैयारी यही इसी तरह होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, तैयारी इसी तरह होगी। क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ तो आपने क्वेश्चंस करने हैं, इसी से रिलेटेड आपको ये ना टॉपिक के अंदर में से अपनी तैयारी करनी है, इसी के अराउंड ही तैयारी करनी है, और पेपर बनेगा इसी के अराउंड ही, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ वो कैसे क्या बोर्ड के क्वेश्चन बोर्ड के मुताबिक ही है, तो तैयारी करना सही है जी। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स पार्टिकल के ऊपर लग रही है, विच डिपेंड, वो जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है मैस पे, फोर्स है वो डिपेंड कर रही है मैस पे, ठीक है जी, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है मैस पे, एंड मूविंग वेलोसिटी v पे, जिस पे भी कर रही है। अब इन्वर्सली डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, तो जब डिपेंड कर रही है तो दैट मीन हम प्रोपोर्शनल करके लिखेंगे, समझ गए हो कि नहीं। एंड सर्कल ऑफ रेडियस r, r पे भी डिपेंड कर रही है, तो
पहले काम जिस पे डिपेंड कर रही है उनको ऐसे लिखना है, अलग अलग करके लिख सकते हो। खूबसूरत बनाना है तो बोलो पहले एम पे कर रही है, फिर बोल दो वी पे कर रही है, फिर बोल दो आर पे कर रही है, फिर तीनों को कंबाइन कर देना। जब एम पे कर रही थी तो एम के ऊपर ए लिख देना बच्चों, वी पे कर रही तो बी लिख दो, सी पे और इसके लिए सी लिख दोगे। अगर एक और भी फैक्टर होता है, मान ले कुछ और होता, टेम्परेचर होता, कुछ होता, तो उसके लिए हम डी लिखते हैं इसके ऊपर। अब देखना जितने होंगे उसके ऊपर ए बी सी तक जाना है। अगर और भी फैक्टर होते, फोर्स मान ले किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करती, तो हम उसके ऊपर वो लिख के उसके ऊपर डी लिख लेते। ये ए, ये बी, ये सी। चुप करके आप एफ को खोलो तो यहाँ कांस्टेंट आता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ते आए हो अभी तक। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या आता है बच्चों, कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट क्या है बताओ, आर के ऊपर सी है। देखो कांस्टेंट की डायमेंशन तो ये बता नहीं सकता, डायमेंशन की यही तो फॉल्ट है, डिसएडवांटेज है, तो इसको आप इग्नोर ही कर दो अभी के लिए। तो फोर्स इस साइड की फोर्स, ये तो फोर्स है तो इसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा फोर्स बहुत यूज होती है भाई, न्यूटन है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी के लिए क्या कर देते हैं एम एल टी माइनस टू, यही डायमेंशन डायरेक्ट याद करो यार। यहाँ से इसकी क्या बनेगी, एम एल टी माइनस टू बन चुकी है। इस तरफ आ जाए, एम है तो एम को क्या करेंगे, एम की यूनिट क्या है, में से तो केजी कर लेंगे, केजी के ऊपर क्या लिखोगे ए, फिर मीटर पर सेकंड लिखोगे क्योंकि वेलोसिटी है, इसके ऊपर बी लिखोगे, समझ गए, और ये मीटर होगा इसके ऊपर सी होगा। यहाँ तक समझ गए, एम एल टी माइनस टू होना है। यस सर, आगे चलो, यहाँ से केजी, केजी ही होगा, केजी के लिए एम कर देंगे, समझ गए, इसके ऊपर ए आएगा। ये एल है तो एल टी माइनस वन कर देंगे, ऊपर बी हो जाएगा, और ये भी एल कर देंगे, ऊपर सी हो जाएगा। समझ गए अब तक, समझ गए अब तक, एम एल टी माइनस टू हो चुका है अब तक। आ जाओ इस तरफ, एम के ऊपर क्या है ए, तो यहाँ दो ए हैं, देखो एल ये भी है, एल ये भी है, तो क्या कर सकते हैं अलग कर दो, ये बी एल के ऊपर भी लिख दो, एल बी होगा और टी बी होगा, टी बी और यहाँ से ये भी एल को अलग कर दो, एल सी हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ये मिटा दूँ, यहाँ आ जाए इस तरफ, तो एम एल टी माइनस टू है, अच्छे से समझो। अगला इसी तरह होगा, इस तरफ क्या है बताओ जी, एम है तो एम के ऊपर ए लिख दो, दो एल है तो एल बेस सेम है, यहाँ एल के ऊपर बी भी है, सी भी है, तो एल के ऊपर ए बी प्लस सी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, बी और सी प्लस करके लिखा। फिर टी के ऊपर क्या लिखूँ, माइनस बी लिख दिया, समझ गए। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, कुछ नहीं है तो वन है, तो ए क्या निकलेगा वन, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, एल के ऊपर वन है, तो आप क्या कर सकते हो बी प्लस सी, इसके यहाँ जो एल है इसको इसके साथ कंपेयर करो वन के साथ। मान ले यहाँ पे कोई ना होता तो जीरो के साथ भी करते हैं कंपेयर, ऐसी सिचुएशन भी आती है। आप जरा जितने क्वेश्चंस करोगे तो इस तरह ड्राइव पार्शियल फार्मूले के क्वेश्चंस आपको कहीं से मिलते हैं, मुझे बता दें, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इस तरह के, तो ड्राइव पार्शियल फार्मूले के, तो आपने इस तरह जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आपकी वो ज़्यादा बैठ जाएगी। तो पेपर की तैयारी इसी तरह होगी, मैं बता रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं, रट्टे लगाओगे और तरीका, रट्टे लगा के जाओगे तो आगे बोर्ड वाला थोड़ा घुमा ले क्वेश्चंस को, फिर किधर जाओगे, माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। बी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये 2 होगी। अब यहाँ से बी है आपके पास, यस है सर, तो यहाँ पुट कर दो इसमें, यानी कि 2 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 माइनस 2, सी इक्वल टू माइनस 1, सब कुछ मिल चुका है। इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसमें पुट करने के लिए आ जाए। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। एफ इक्वल टू, ये कांस्टेंट को छोड़ दो, एम के ऊपर ए क्या है बताओ जी, 1 है, और बाद दफा कांस्टेंट देते हैं, जैसे इस निचले क्वेश्चन में कांस्टेंट उसने दिया हुआ है तो हम वही पुट करेंगे। वी के ऊपर क्या है, बी है, बी, वी का 2 है, बी कितना आया है 2, तो V2, और आर के सी की वैल्यू क्या है -1 है, यानी कि आर के ऊपर -1 लिखना है, सी की जगह -1। अब ये नीचे ले जाओ तो एम वी स्केयर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो ये आप देख सकते हो कि इसका फार्मूला बन चुका है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसलिए इसका कांस्टेंट भी 1 ही होता है। आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ आज तक कोई कांस्टेंट आपने नहीं देखा, तो फार्मूले निकलने के बाद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कांस्टेंट क्या होगा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो। यस सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा, तो एक क्वेश्चन से काम नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो, खुद से हो सकता है तो खुद से ट्राई करो, तो यही आपकी स्पेशलिटी बनेगी
जब खुद से ट्राई करने बैठ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझने भी, पहले खुद से ट्राई करो, ना हुआ तो फिर मैं आगे करवाऊंगा, फिर आप देखो कहाँ से आप फंस रहे थे। देखो स्मॉल स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है, जो कि गिर रहा है विद वेलोसिटी v से, ऊपर से कहीं टपका है, थ्रू अ लिक्विड में गिरा है, ऊपर से लिक्विड में पानी में गिरा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उस पानी के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। फाइंड विस्कस फोर्स, जिसे हम डायरेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, विस्कस फोर्स है की बात है, ऑन बाल के ऊपर रख रही है, अज्यूम जो बोल रहा है जो फोर्स है, अज्यूमिंग इट, यानी कि जो फोर्स है विस्कस फोर्स है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड ऑन ईटा, यानी विस्कस फोर्स जो है ना डिपेंड करती है ईटा पे, और विस्कस फोर्स डिपेंड करती है आर पे, और विस्कस फोर्स डिपेंड करती है वी पे। और कांस्टेंट बोलता है टेक कांस्टेंट दिस, इसको कांस्टेंट ले लो। तो बड़ा ही सिंपल है, मैंने कहा था इन तीनों को अलग अलग करके लिखने के बाद इसके ऊपर ए, इसके ऊपर बी, इसके ऊपर सी लिख देना, तो आप नहीं लिख दिया। अब देखो इनको कंबाइन करो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा के ऊपर ए, और आर के ऊपर बी, और वी के ऊपर सी है। अब ईटा की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, पास्कल सेकंड होती है। क्या होती है? पास्कल सेकंड होती है। पास्कल किसके इक्वल होता है? प्रेशर की यूनिट है ना, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स की यूनिट इसको न्यूटन, पास्कल को न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, एरिया की यूनिट स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो इधर से इसकी यूनिट याद रखो, ठीक है जी। तो न्यूटन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, और ये सेकंड साथ वाला है। नीचे जाओ, मीटर स्क्वायर है बच्चों, नीचे मीटर स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से कट गया एक मीटर, अब भी नीचे रह रहा है, केजी सेकंड भी कट के एक सेकंड रह जाएगा, तो नीचे मीटर एक रह जाएगा, समझ गए हो। अब क्या आ जाएगा, केजी मीटर का -1 सेकंड का -1, तो ये इसकी यूनिट आ गई, पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट उसने दिया हुआ है तो मसला ही नहीं है। तो n के ऊपर a लिख दिया, ईटा के ऊपर a, r के ऊपर b, v के ऊपर c। अब कांस्टेंट भी लिख डालो यार, 6 पाई दिया हुआ था उसने, ईटा a, नेक्स्ट बताओ r के ऊपर b और v के ऊपर c, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब यहाँ से हम आगे अपना काम शुरू करेंगे। फोर्स की डायमेंशन बताओ। फोर्स न्यूटन होता है और न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इस हिसाब से इसकी यूनिट डायमेंशन mlt-2 बनती है, आपको आनी चाहिए ये। अब देख लो, ये छोड़ दो, कांस्टेंट है, तो ईटा की जो यूनिट किसकी इक्वल आई थी अभी निकालें, ये इसकी इक्वल, तो इसको लिखो केजी मीटर -1 सेकंड -1, ऊपर क्या लिखूं बच्चों, ए। रेडियस है तो मीटर लिखेंगे, ऊपर बी करेंगे। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे बोलो ना, सी लिखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर भी है। यस सर क्लियर है। तो बोर्ड के पेपर्स नज़दीक आए तो आपके लिए हम कर रहे हैं। बताओ कमेंट करके कि कैसा रहा, ये तरतीब ठीक है तो इस तरफ अगर फ़ायदा हो रहा है आपको, मुझे तो लगा आपको फ़ायदा हो रहा है तभी मैं लेके आया हूँ। तो आप अपने लिए देखें कि कितना कुछ सर सही है, या ये चीज़ें हमें आती हैं आप ना करवाएं कहते हो। मुझे रिस्पांस ज़रूर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस किसी ने यहाँ तक देखा है ना, तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को वाकई में ये चीज़ ठीक लग रही। अच्छा देख लो, आ जाए केजी के लिए क्या कर दिया जाता है, m l -1 t -1, यहाँ तक समझ गए सर, इस सब के ऊपर a आएगा। अब देखो मीटर है तो मीटर के लिए l करेंगे, ऊपर b है, फिर आगे l t -1 करेंगे, क्यों सर, ऊपर c, क्योंकि मीटर के लिए l होता है। अब यहाँ से आपने सबको एक साथ कर लेना है, बहुत आसान है। देखो m t -2, थोड़ी मैथ अच्छी होना हो जाता है। यहाँ से m के ऊपर a है, तो m इधर कहीं नहीं है ना, तरीका बता रहा हूँ आपको, शार्ट तरीका, इधर कहीं a नहीं है तो क्या करोगे, सिर्फ m के ऊपर ही a रखोगे। जस l देखो तो l में इधर -2 l के ऊपर -a है, बिल्कुल है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा। l के ऊपर +b बनेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो +b है, तो b इधर लिख दो, एक ही l लिखा है, तरीका है। इधर +c बनेगा, c मल्टीप्लाई होके +c, ऐसे लिख देना, बता रहा हूँ। t के ऊपर देख लो, -a बनना है, बिल्कुल बनेगा सर। अच्छा और t किधर है, -c बनेगा, तो ऐसे लिख दो ना, बस ना, बस 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 बस, वो बोलते होते ना इंजेक्शन लगने के बाद, हाँ बस 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 बस, दर्द हो रहा होता, बचपन में ऐसा होता था। a किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल। बताओ नेक्स्ट, यहाँ से तो कुछ नहीं निकलना, इधर से निकल सकता है, इनको सबको कंपेयर करके छोड़ दो,
डिब्बे में बंद किया। नेक्स्ट, इन सबको -a + b + c किसके इक्वल है बच्चों? 1 के, ले लिया 1 के इक्वल। नेक्स्ट आ जाए -a, ये सब लिख दिया। अब इसको मैं पुट करने से नहीं निकलता कुछ भी, a पुट करेंगे तो b मिस है, तो इसलिए यहाँ से हम c निकाल लेते हैं, 2 नहीं है ना यहाँ पे। -a - c = 1, -2 = -2, क्यों सर? t के ऊपर, ये t के ऊपर, इस दूसरी तरफ t के ऊपर जो है उनके साथ कंपेयर करना है। a आ चुका है तो -(1) कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, -2 - 1 - c = -2, c = -c = -2 + 1, तो -c = -1, तो कट जाएगा माइनस, c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब c भी आ चुका है, a भी आ चुका है, तो इसको इधर पुट कर दो, a की जगह 1, b c की जगह 1 = 1, कट b = 1। अब देखो, हमें ये नहीं पता होता है कि ये पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करने से पहले हमें ये पता नहीं होता है कि यहाँ जो चीज़ कुछ डिवाइड में भी है, जैसे सेंटीमीटर फोर्स पीछे निकाली थी तो उसमें r बाद में डिवाइड में चला गया था, तब हमें पता चला था कि यहाँ r डिवाइड हो रहा है। हमें बस ये कहा जाता है कि ये डिपेंड किस किस पे करता है, फार्मूले में ये कहा जाता है डिपेंड किस किस पे करता है, ये नहीं कहा जाता है कि इन्वर्सली है या डायरेक्टली है। तो डिपेंड किस पे करता है वो बात लिखी होती, तो आप इस तरह डायमेंशन से कंपेयर करके फिर एट द एंड आपको पता चलता है कि वो इन्वर्स में नीचे चला जाएगा तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर ऊपर ही रहता है तो मतलब वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझो इस बात को। अब इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, सब कुछ तो तैयार है। f = 6 पाई, मिटा दें इसको, ईटा की डायमेंशन क्या निकली है? ईटा के ऊपर a है, तो a की वैल्यू क्या है बताओ जी? 1 है सर, सब की वैल्यू 1 है, देख पा रहे हो। r की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 है, तो इसकी भी 1, तो मतलब ये फार्मूला बन के तैयार हो गया आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में ज़बानी बताता हूँ, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप कर सकते हो कि इसकी डायमेंशन कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं बताती एक, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ आती है उनको भी नहीं बताती है, फिर लाग में कोई वैल्यू आती है उनकी डायमेंशन नहीं बताती, फिर ये जो डायमेंशन है इसके नुकसान ये भी है, नहीं नुकसान नहीं, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन कहें वो ये भी है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है ये भी नहीं बताती। फिर डायमेंशन का ये नुकसान डिसएडवांटेज भी है कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम क्यों है ये भी नहीं बताती। जैसे आप मान ले टार्क है, इसकी डायमेंशन चेक करो और वर्क की डायमेंशन चेक करो, दोनों की सेम आएगी, तो अब ये दोनों है अलग अलग क्वांटिटीज़ है लेकिन डायमेंशन सेम क्यों है ये चीज़ें नहीं बताती, तो ये आपको आ जानी चाहिए लिमिटेशंस भी। अब देखें जी, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इस टॉपिक से एक ही तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमेशा, वो ये कि क्या फ़र्क है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। ये आपके पास नोट्स हैं तो उधर से पढ़ लो, बड़ा थ्योरेटिकल सा है, क्या फ़र्क है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, तो ये आपको आना चाहिए। लेकिन इससे एमसीक्यूज़ आते हैं, वो किस तरह के आते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। और 2024 के अंदर आया था कि प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, इस वैल्यू का प्रिसीजन क्या है, इस वैल्यू की प्रिसीजन क्या होगी, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, या उनसे उस वक्त पूछा गया था। तो उसके लिए ये टेबल बना हुआ है, पुरानी बुक में था, तो इस टेबल से बड़ी आपको मदद मिलती है। जो एक्यूरेसी है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर को मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, यानी कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इतनी एक्यूरेसी होगी। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स तो आते होंगे, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो आखिर में आए तो सिग्निफिकेंट क्या होते हैं जी, नहीं होते हैं, और ज़ीरो शुरू में आए तब भी नहीं होते। ज़ीरो आखिर में हो तो सिग्निफिकेंट हमेशा नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जब अगर डेसिमल आता है तो फिर से सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। मैं ये रूल्स भी एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ ये भी समझा दूँगा, ये टेबल भी। और प्रिसीजन जो है ये बताता है कि जो नंबर्स हैं लास्ट डेसिमल है उसके मुताबिक हम बताते हैं। देख लें, जैसे यहाँ पे आखिर में ज़ीरो कोई नहीं है तो डेसिमल आखिर में, या यूँ समझ ले विदाउट ज़ीरो है तो इसका मतलब प्रिसीजन 1 होगा। जैसे मैं 223 लिखता हूँ तो लास्ट में ज़ीरो शामिल नहीं है, पूरा एक नंबर है, तो इसका मतलब इसकी प्रिसीजन 1 होगी। अगर मैं लिखता हूँ 23 सेकंड तो इसका मतलब है 1 सेकंड इसकी प्रिसीजन होगी। अब देखो यहाँ लास्ट में ज़ीरो नहीं है तो प्रिसीजन 1 होगी, ज़ीरो को देख के चलना है। अगर नंबर इफ़ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर नंबर 1 से ग्रेटर हो तो क्या देखना है बच्चों, लास्ट में ज़ीरो है या नहीं ये देखना है। ज़ीरो नहीं है तो 1, एक ज़ीरो है तो 10, 2 ज़ीरो है तो 100, 3 ज़ीरो है तो 1000, ठीक है जी। ज़ीरो नहीं है, नो ज़ीरो तो फिर प्रिसीजन 1 होती है, एक ज़ीरो प्रिसीजन 10 होगी क्योंकि 10 में एक ज़ीरो होता है, 2 ज़ीरो
प्रिसीजन क्या होगी बोलो? 100। 3 0 प्रिसीजन क्या होगी बोलो? 1000। यही पैटर्न होगा अगर 1 से बड़ा होता है। कोई 0 नहीं, प्रिसीजन 1। 1 0 प्रिसीजन 10। 3 0 प्रिसीजन 1000। समझ गए हो? अब दूसरा नंबर अगर लेस हो, नंबर लेस देन 1 हो, तो फिर पैटर्न चेंज हो जाता है। यानी कि पॉइंट जो है के बाद देखना है। लेस देन 1 का मतलब है 0.02, 1 से छोटा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ 0.2 है, तो तब प्रिसीजन कितनी होगी? तब प्रिसीजन होगी यानी कि 0.1 होगी प्रिसीजन। कितनी होगी? 0.1। अगर मैं कहता हूँ 0.02, तब प्रिसीजन होगी 0.01। अगर मैं कहता हूँ 0.002, तो तब प्रिसीजन होगी 0.001। तो आपने आखिरी नंबर तक जाना है। ऐसा पैटर्न इधर आओ, देखो इसमें भी है 0.05 है, तो इधर से पॉइंट से आगे जाओगे, सही है। लेस यहाँ से 1 से लेस इस तरफ है ना, ये तो 1 से ज़्यादा है उस तरफ। इस पॉइंट के बाद देखना है, तो 0.0 इस 5 की जगह 1 आएगा, तो इतना यूनिट वही लगा देना। फिर यहाँ पे 0.0001 इधर नहीं करना है, लास्ट तक जाना है, इधर 5 तक। जैसे यहाँ तो हम इस 1 तक 2 तक जाते थे, तो 5 तक जाएंगे तो ये आपकी प्रिसीजन आ जाएगी। तो प्रिसीजन वाला कंसेप्ट समझ आ गया। तो प्रिसीजन इसी तरह बताने। अब ये एमसीक्यूज आते हैं इस तरह, जैसे देख लो, तो प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, इसमें आखिर में 3 0 है, तो क्या करोगे? 1000 क्लिक करोगे। तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, ऐसे मैं बता रहा हूँ। अब एक्यूरेसी का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। अब आ जाओ, जैसे 4 है, क्योंकि नॉन जीरो क्यों नहीं था आखिर में, तो 4 सिग्निफिकेंट होगी, तो एक्यूरेसी 4 होगी। अब देखो 2050, 2050 एक, ये तो लास्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इससे पहले सिग्निफिकेंट है, तो इसमें मतलब 3 सिग्निफिकेंट, एक्यूरेसी 3। अब इसमें देखो ये लास्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 2 ही सिग्निफिकेंट है, तो 2 हो गए। आपको पता है ना, लास्ट 0 नहीं होता, तब होता है अगर ये पॉइंट आता है यहाँ पे पॉइंट आता है, फिर ये तीनों भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। आ जाओ इसमें देख लो, क्योंकि पॉइंट आ गया तो इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट। अब देखो पॉइंट तो नहीं, ये वाले नहीं कंसीडर होंगे क्योंकि लेस है। इस तरफ वाले होंगे तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गए। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब एक और बात बतानी थी, मेरे जहन से निकल गई क्या, तो फ़र्क वहाँ से देख लोगे, सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब अनसर्टेनिटी को देखते हैं। अनसर्टेनिटी क्या है कि जैसे आपके पास एक एरर होता है, तो एरर क्या है इस चीज़ को भी समझेंगे। अनसर्टेनिटी बेसिकली आपकी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपकी जो गलती की गुंजाइश है वो कितनी है, यानी कि गलती की रेंज कितनी है, एरर की रेंज कितनी है, वह बेसिकली क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन उसके अंदर ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इसको भी समझना है, हल्के फुल्के उसमें नहीं जाना, जस्ट हम क्वेश्चन के हद तक समझेंगे, ज़्यादा उसमें नहीं जाते। तो फिर हमने एक क्वेश्चन भी लेके आए हैं अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन के अंदर। बहुत तरह से कैलकुलेशन इसकी आती है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आए वो भी करेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी के अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको यहाँ पे, ताकि अगर इस साल आ जाए तो आप लोग वो क्वेश्चंस क्लिक कर जाओ आसानी से, समझ गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है अनसर्टेनिटी टॉपिक। तो देखें अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन के अंदर, उस कैलकुलेशन में बहुत सारे 4 5 6 चीज़ें हैं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एक लास्ट से आगे नेक्स्ट वाला है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, हम वो करेंगे। उससे करने से, वो क्यों कर रहे हैं सर, मैंने पहला टॉपिक ये चुना है। हालांकि आपके पास अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन के अंदर बुक में तो ये है कि सबसे पहले अनसर्टेनिटी को सम कैसे किया जाता है, ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन हम उससे पहले ये मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि इससे आपका अनसर्टेनिटी का एक बेसिक फाउंडेशन बनेगा, वो आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए बना रहा हूँ, समझ गए। तो अनसर्टेनिटी इन एवरेज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। अब बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स लेने के बाद हम जब एवरेज लेते हैं तो वो क्या होती है? बेसिकली वो एक मीन वैल्यू होती है, या कह लें एवरेज वैल्यू होती है, या कह लें वो एक ट्रू वैल्यू कहलाती है। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और आपकी बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे। तो कोई एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है, वहाँ पे भी कोई बंदा रीडिंग ले रहा है, उस रीडिंग का उन्होंने एवरेज निकाला हुआ है और उसकी डेविएशन निकाली हुई है, उसकी डेविएशन निकालनी होती है। ये चीज़ें उन्होंने स्टेप में बताए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ करवा के इस पूरे अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड एक फाउंडेशन आपका बनाऊंगा। तो चलें अब देख लें। फॉर 4 रीडिंग्स टेकन बाय अली, अली ने 4 रीडिंग्स ली टू मेजरमेंट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए 4 रीडिंग्स ली। वो 4 रीडिंग्स जो अली ने ली उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मेयर्ड वैल्यू। उसे क्या कहेंगे? मेयर वैल्यू। मान ले मेयर वैल्यू है, किसी ने ली है, किसी कोई भी ले सकता है, कोई भी नाम दे दो, आपने ली है, चलो
ये जो मेजरमेंट लीन है, जो आप जो रीडिंग करते हो 3-4 दफ़ा आप लेके आना चाहते हो जो आंसर, तो वो आपकी मेयर वैल्यू होती है, समझ गए, जो आप लेके आते हो। तो वो बेसिकली क्या है, मेयर जो पहली वैल्यू है वो 2.4 सेकंड में उसने मेयर किया। जो दूसरा जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड समझते हो, अगर सिंपल पेंडुलम ले लो तो इसका कंप्लीट रोटेशन आगे पीछे जाता है, तो ये आपके पास एक टाइम पीरियड हो जाता है। दूसरा जो टाइम पीरियड है 2.5 है, और तीसरा जो टाइम पीरियड है वो लिया हुआ है 2.7 सेकंड लिया है इसने रोटेशन कंप्लीट। फिर फोर्थ वाला इसने जब मेयर किया, सर इस पे मत जाओ कि इसका टाइम पीरियड कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, वो तो बंदे पे डिपेंड कर रहा है, जो मेयर कर रहा है वो इस तरह का मेयर कर रहा है, कभी ज़्यादा मेयर कर रहा है, कभी कम कर रहा है। तो ये मेयर्ड वैल्यू है बच्चों। अब मैं अगर कहूँ इनकी एवरेज बताओ, तो आप एवरेज वैल्यू निकालनी आ जाएगी ना। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने हैं उनको प्लस करो और डिवाइड करो जितने हैं उससे, जो है उनको प्लस करो और डिवाइड करो जितने हैं उनसे, जो है उनको प्लस करो। तो एवरेज निकालना बड़ा आसान है। तो यही आपके पास इस टॉपिक के अंदर भी यही कहा हुआ है, पहले बोलते हैं एवरेज निकालो। तो एवरेज हम निकाल रहे हैं 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.7 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाई 4 करोगे बच्चों। आपकी बुक में लिए वहाँ पे 3 ली हुए वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ है, उनको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रीडिंग्स 3 लिए तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने यहाँ 4 लिए तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। इन सबको जब सम करोगे ना तो 10 आएगा, चेक कर सकते हो। 10 से 4 से डिवाइड कर दोगे बच्चों तो 2 2 4, 2 5 10, तो ये 5/2 आता है। इसको मजीद डिवाइड करो तो 2.5 आता है। तो ये आपका क्या आ गया बता सकते हो आप, ये हमारा आ गया एवरेज वैल्यू। इसको एवरेज वैल्यू कहा जाता है बच्चों, या इसको मीन वैल्यू भी कहा जाता है, या ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है, या एक्यूरेट वैल्यू भी कहा जाता है, जो कि 2.5 आ गया। समझ गए यहाँ तक। अब इनका डेविएशन, नेक्स्ट स्टेप बोलता है इस टॉपिक के अंदर कि डेविएशन फाइंड करो। तो डेविएशन हम निकालेंगे, उस डेविएशन को बच्चों एरर भी कहा जाता है। यस, जब भी ट्रू वैल्यू से आप ये मेजर्ड वैल्यू, अब देखो डेविएशन कैसे निकालनी है। ये जो एवरेज वैल्यू है इसको माइनस कर देना है इससे, यानी कि 2.5 माइनस 2.4 कर दोगे, कितना आएगा, 0.1 आएगा। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होती है। एक मिनट, जस्ट मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, सॉरी गलती हो सकती है इंसान से। 2.4 माइनस 2.5 करोगे तो 0.1 आएगा, लेकिन माइनस 0.1 आएगा, माइनस में आएगा बच्चों। अब आपके बुक में लिया हुआ वहाँ माइनस में नहीं आया हुआ है, तो नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। तो मैं ये दोनों कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब आने दो। क्या सर माइनस आ गया तो मसला नहीं होगा ना, मसला नहीं होगा, उसको प्लस करके लिख देंगे हम। अब इसमें करेंगे तो 2.5 माइनस 2.5 से कितना आएगा, बोलो जी, 0 आएगा। इससे करेंगे तो 2.7 माइनस 2.7 माइनस 2.5 करोगे बच्चों, 2.7 माइनस 2.5, इससे कितना आएगा, 5 6 7, 0.2 आएगा। समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, 2.4 माइनस 2.5 कितना आएगा, माइनस 0.1, और आज सबको प्लस करो तो माइनस में आएगा। देखो 0. माइनस ये 2 माइनस में आ गए, ये प्लस में आ गए। तो इनको कहा जाता है डेविएशन। तो इस वाले रूल में भी यही कहा है, डेविएशन निकालो। इसको एरर भी कहा जाता है। अब एरर की डेफिनेशन यहाँ पे मैं साथ साथ ये टर्मिनोलॉजी भी समझाना चाह रहा हूँ आपको। इस एग्जाम्पल का लेने का मतलब है ये टर्मिनोलॉजी भी आप समझ जाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा, अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक में बता रहा हूँ। अब देख ले, यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ ये एरर क्या होता है। अब एरर को डिफाइन करना चाहे तो हो सकता है सर, इसको मैंने कहा डेविएशन या एरर कहते हैं। तो इस एरर या डेविएशन में क्या करते हैं, माइनस किया जाता है, किसको माइनस किया जाता है, ट्रू मेयर वैल्यू को, किससे, ट्रू वैल्यू से। तो जब भी माइनस किया जाए, माइनस को डिफरेंस बोलते हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन मेयर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज एरर। इसको एरर कहा जाता है बच्चों, डेफिनेशन यहीं से निकलती है। जैसे अब मैं एक इसका वो निकालूंगा, एब्सोल्यूट, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ये से हम मेयर्ड वैल्यू तो समझ आ गई आपको क्या होती है। ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये क्या होती है, मैं इसको समझाना चाहता हूँ। जितने भी डेविएशंस आपके पास आ चुके हैं, जितने भी डेविएशन, जैसे ये है माइनस 0.1 है, फिर है 0 है, फिर 0.2 है, फिर माइनस 0.1 है, इनको 4 से डिवाइड करो, इनका एवरेज ले लो, यानी एरर का एवरेज ले लो। जितने भी एरर आए उनका एवरेज ले लो, तो वो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बनती है। लेकिन याद ये रहे प्लस के साथ लेना है। अब क्यों लेना है वो मैंने लॉन्ग वीडियो में बताया है, प्लस क्यों लेना है, तो आप वहाँ डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा।
प्लस ही करना है, आपने सबको प्लस ही करना है। तो ये और ये से क्या है 0.2 और 0.2 0.4 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा बच्चों 0.1। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। क्या आ गई? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट एरर भी कहा जाता है। तो ये 0.1 आ गई। अब आपके बुक के अंदर जितने भी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस में वो हमेशा जो भी मेजरमेंट देता है वो एवरेज वैल्यू को कहें या ट्रू वैल्यू को, हमेशा ये ट्रू वैल्यू एवरेज वैल्यू थी ना, एवरेज वैल्यू को हमने क्या कहा था? ट्रू वैल्यू कहा था। लेकिन जो ट्रू वैल्यू है और इसको लिखता है किसके साथ? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ लिखता है। जो भी मेजरमेंट है याद रखें, एनी मेजरमेंट जो आपकी बुक में दे रखी है वो हमेशा ट्रू वैल्यू लिखता है, फिर प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखता है बच्चों। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट एरर लिखता है हमेशा। जैसे यहाँ इस केस में ट्रू वैल्यू क्या है 2.5 है, प्लस माइनस वो क्या देगा 0.1, इस तरह लिखेगा। उसकी मर्जी, यहाँ 2 डायरेक्ट लिख दे 2 प्लस माइनस 0.3। जो भी मेजरमेंट आपकी बुक के अंदर दिखाई दे रही है 3 प्लस माइनस 0.05 ऐसा कुछ, तो ये जो पहला पार्ट होता है बच्चों, ये जो पहला पार्ट होता है ये ट्रू वैल्यू होती है, याद रखें। और ये वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं बता दिया। और ये वैल्यू क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है बच्चों। यस, याद रखना, ये बहुत अहम गंभीर बात है, इसलिए मैं ये टॉपिक पे ले चुना। अभी आपको वो क्वेश्चन भी हो जाएगा यहाँ से। ये इसने कहा था, तो इसने बोला था कि भाई टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी में फाइंड करो इसकी, फाइंड अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, फाइंड अनसर्टेनिटी। तो बड़ा ही आसान था, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। तो इसकी जो इस मेजरमेंट को भी हम ऐसे लिखेंगे, जो जैसे जो यहाँ पूछा था, इस मेजरमेंट को अनसर्टेनिटी इन एवरेज मेजरमेंट्स, इस मेजरमेंट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2.5 प्लस माइनस 0.1। तो ये ऐसे लिखा जाता है बच्चों, आपके बुक में भी दिया हुआ है। उसने अलग अलग करके कैलकुलेट किया, एक दफ़ा ट्रू वैल्यू एवरेज अलग से निकाल रहे वो, फिर नेक्स्ट ये अलग से निकाल रहे हैं, लेकिन हम लिखते हैं दोनों को ऐसे साथ करके लिखते हैं। लिखना और ये समझना कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्वेश्चंस और आगे आपको अनसर्टेनिटी का सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, पावर लेना, इन सब में ये काम आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, ये इसकी समझ आ गई। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? ये मैं एफ लिखता हूँ, समझ जाओगे आप लोग। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बच्चों होती क्या है? बड़ी आसान है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको डिवाइड कर देते हो, यानी कि 0.1 को डिवाइड कर देना है 2.5 से, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। यानी कि इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बना सकते हो, द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। डेफिनेशन पूछते हैं तो इसे लिख दो, रेशियो बिटवीन क्या? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एफ यू लिख दूँ ना, एफ यू फॉर यू। नेक्स्ट है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंट लिख के यू लिखा है। ये क्या होती है बच्चों? जब आप, ये कौन सी वैल्यू थी 0.1, कौन सी थी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसी तरह जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और डिवाइड करो किस चीज़ से? ट्रू वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है बच्चों। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द परसेंट ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज नोन एज परसेंट अनसर्टेनिटी। द फ्रैक्शन ऑफ, ये फ्रैक्शन है ना, परसेंट है, परसेंट निकाला है किसका? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, तो इसी को हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो परसेंट ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, 100 को परसेंट पढ़ना है और इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पढ़ना है। तो परसेंट ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज नोन एज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। अब ज़रा देखो, सम करने वाली बात पढ़ते हैं और मल्टीप्लाई वाली बात पढ़ के उनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस करते जाएंगे। टॉपिक बड़ा इजी लगने वाला है और मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। तो कन्फ्यूजन होती थी इस टॉपिक को पढ़ते हुए, तो आप वो नहीं रहेगी आपके साथ। अब देखें जनाब, अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी का दूसरा रोल, सम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं। वो पिछले वाली एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, जो हमने निकाली थी, क्या वैल्यू थी वो 2.5 प्लस माइनस 0.1 थी। अब यहाँ ये चीज़ समझनी है आपने कि ये प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। इसका मतलब इसलिए करते हैं कि जो हमारी एरर की जो गुंजाइश है, प्लस 2.5 प्लस 0.1 हम ज़्यादा कर सकते हैं, या 2.5 माइनस 0.1 हम कम कर सकते हैं। तो हमारी जो रेंज होती है ना, वो इधर से 0.1 ऊपर, यानी कि 2.5 से 0.1 ऊपर भी जा सकते हैं। उस मेजरमेंट के अंदर वो जो गया था लड़का,
मेहर करते हुए वो हमेशा उसकी जो रेंज है एरर की वो 2.1 से ऊपर भी जा सकती है और 2.15 से 0.1 नीचे भी जा सकती है। 2.5 से 0.1 ऊपर भी जा सकती है, 2.5 से 0.1 नीचे भी जा सकती है। समझ गए? समझ गए सर। अब इसमें इस वैल्यू को हमने कहा था फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं बार बार के। अक्सर वो आपको ऐसी मेजरमेंट दे देगा, कोई भी 2 + -0.5 कह देगा। अब बोलेगा इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बताओ, तो आप बेतुक के इसको इससे डिवाइड कर दो। हाँ, यही करना है। यानी कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, पकड़ के बैठ जाओ, ये पकड़ के बैठ जाओ, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ये ट्रू वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दो, आपका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी FU निकलेगा। FU निकलेगा। अगर वो पूछता है इस तरह वैल्यू दे दे, आपसे पूछे परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एमसीक्यूज में धड़ल्ले से पूछते हैं, तो आप इस तरह याद रखो, मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो इससे आपके पास क्या आती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है। पक्के ही याद करके बैठ जाओ कैसे करनी है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी कि इसको हमेशा डेल से रिप्रेजेंट कर सकते। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ A ± डेल A, तो मतलब क्या है, ये A है और ये डेल A होगा बाद वाला। जिस ऐसे भी लिखते हैं x ± डेल x भी लिखा होता है, तो मान लें x मैंने दे दिया 3 ± 0.3, तो ये डेल x होगा, ये डेल x होगा खाली। ये चीज़ें समझ चुके हैं? यस सर, समझ गए। अब इनको सम कैसे करना है वो देख लो। सम कैसे करना है वो देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, सम कैसे करना है वो देख लो। जैसे यहाँ पे मैंने दिए z दिया हुआ है x + y, ये जो x + y है, कोई दो वैल्यूज है, हम इसको सम कर रहे हैं, और डेल z भी है। मान ले x है, कोई वैल्यू है जो कि दे दी मैंने, और डेल z भी दे दिया। जब आप x को ले लोगे, जैसे मान ले x के आपके पास वैल्यू है x ± डेल z है, x ± डेल x है, क्या है x ± मान ले 2.3 ± 0.4 है, हो सकती है। तो ये x है, ये डेल x है। इसी तरह y भी दे रखा है मैंने, ± डेल y दूंगा, तो क्या बोलोगे 2.2 ± 0.3 है। समझ गए हो? तो ये y है आपका, ये डेल y है। अब इनको प्लस करोगे तो z आएगा, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, z आएगा। z जो कि क्या होगा, z जो बनेगा बच्चों, और उसमें भी डेल z भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल z भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से, ये आपको गड़बड़ लग रही होगी, तो आपने आगे x + डेल x भी लिखना है। ये पूरा लिख दोगे, x ± डेल x लिख दोगे, प्लस बीच में डाल दो y ± डेल y लिख दोगे बच्चों। अब आपने सम करते वक्त x और y दोनों सम होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रू वैल्यूज हैं। और डेल x और डेल y सम होंगे, ये भी दो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं दोनों। डेल जिनके साथ लगा होता है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये दोनों आपस में प्लस, ये दोनों आपस में प्लस। इनकी जगह अगर वैल्यूज लिखना चाहते हो तो वैल्यूज भी लिख के फाइंड कर सकते हो। खैर मैं जनरल बताता हूँ एक चीज़ कैसे आई, ये चीज़ कैसे आई, ये दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, x + y को सम करेंगे बच्चों, ± डेल x + डेल y को सम करेंगे। सर इनको सम करेंगे, समझ गए? ये बात समझ आ गई सर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है, तो अगर आपसे पूछता है बोर्ड में ऐसा कि कोई मेजरमेंट है, एक ये इनमें आपने इन दोनों को सम करके बताना है, तो आप क्या करोगे, इस और इसको सम करोगे, यानी कि 2.3 + 2 कर दोगे बच्चों, ±0.4 + 0.3 कर दोगे। एग्जाम्पल ऐसे दे देता है, तो ये 4.3 आ गई, ±0.7 आ गया, तो ये आंसर है। समझ आ गई? तो इसी तरह डिफरेंस भी कर सकते हैं, अनसर्टेनिटीज का हम डिफरेंस भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी तरह डिफरेंस की बारी आएगी तो ये सब कुछ ऐसा ही चलेगा, लेकिन इधर बीच में माइनस आना है। आपको पता है कहाँ माइनस आएगा सर, इधर माइनस आएगा, प्लस की जगह में क्या चला जाएगा, माइनस। अब माइनस आ गया तो कहानी बदलेगी नहीं, उसी तरह की है। तो आप क्या करोगे, z ± डेल z, तो उसी तरह होगा। अब इसको इसके साथ ही माइनस करना है, यानी कि x - y। आप बोलेंगे सर ये दो माइनस होंगे फिर, नहीं ऐसा नहीं है। फिर आपने क्या करना है, डेल x + डेल y, ये दो माइनस हो गए, ये तो समझ आ गई। लेकिन सर ये दो माइनस क्यों नहीं हुए, ये हमें नहीं समझ आई। तो मैंने कहा है हमेशा सम में और डिफरेंस में हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है, माइनस नहीं किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है पिछले वाली वीडियो के अंदर, कि हमने रेंज देखनी होती भाई एरर की, तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, प्लस ही कर रहे होते हैं। बस अभी के लिए ये समझो, चाहिए तो लंबी चौड़ी कहानी में जाना है तो वहाँ चले जाओ,
नहीं तो आप इसको प्लस ही कर दो। मैंने बोला है दोनों के केस में, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस है, दोनों के केस में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देना होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं। अब देखें जी, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ अनसर्टेनिटी, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही होते हैं, आप ट्राई करो, समझ आ जाना चाहिए आपको। अब प्रोडक्ट और उसका बड़ा रूल आसान है, हमेशा इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। अब कैसे करना है देखना, यहाँ पे मान के चलो x एक वैल्यू है, उसमें भी एरर होगा कि नहीं होगा। x मान ले x प्लस माइनस डेल एक्स में लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 2 प्लस माइनस 0.3 लिख लेता हूँ। इसी तरह y भी लिखता हूँ, प्लस माइनस डेल y लिखता हूँ, मान ले 3 प्लस माइनस 0.2 लिख देता हूँ। ये हमारे पास है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो z आएगा और प्लस माइनस डेल z आएगा। कैसे z कैसे आएगा, तो मुझे मल्टीप्लाई रखना होगा, ये पूरा लिख के x प्लस माइनस डेल एक्स मल्टीप्लाई y प्लस माइनस डेल y रखना होगा। समझ गए हो कि नहीं, ये बात समझ आ रही है? यस सर। z प्लस माइनस डेल z और ये मल्टीप्लाई करना है जिस तरह सादा मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि ट्रू वैल्यूज है दोनों। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, डेल x प्लस डेल y करना नहीं है, गलत हो जाएगा। उस तरह प्लस नहीं करना है, क्योंकि पीछे सम और डिफरेंस में करते आए होंगे। इधर ऐसा नहीं करना है, इधर फिर क्या करना है, इधर ऐसा करना है कि z प्लस माइनस डेल z करते समय x y साथ तो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पे डेल x बाई y, डेल x बाई x, ये क्या है, जब भी डेल x बाई x करते हो, यानी कि ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हो, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है। जस्ट मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनेगी। जस्ट सर। प्लस यहाँ पे b इस तरह नहीं करना, इसकी जगह क्या करना है, डेल y को y से डिवाइड करो, यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बन गई, और 100 से मल्टीप्लाई कर से परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन गई। तो मतलब आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना है और इधर आके ये डेल x परसेंट लिखना है और डेल y परसेंट लिखना है। परसेंट नोट के तौर पे ये लिख दें कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट वी एडेड परसेंटेज अनसर्टेनिटी नॉट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। सिमिलरली डिवाइड के लिए भी यही है, अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये सादा इस तरह डिवाइड होंगे, लेकिन इधर आके इन दोनों में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो रही होगी। इस तरह के क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देख लें यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अब इस तरह के, तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहले है ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आगे देखो परसेंटेज में ही दिया है, बंदा बड़ा सियाना है, न देता तो क्या करते, न देता तो हम खुद निकालते। जैसे इस केस में हम खुद निकाल के ऐड कर देते, जैसे इस केस के लिए हम खुद निकाल के ऐड करते। मल्टीप्लाई में देख लो, इस केस के लिए मल्टीप्लाई में 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, 0.3 डिवाइडेड बाई 2 बच्चों, मल्टीप्लाई 100 बच्चों, कैलकुलेटर दबा के कर लो, प्लस 0.2 डिवाइड बाई 3, 0.2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो इस मेजरमेंट के लिए परसेंटेज जो आनी है वो आ जाएगी। तो अगर ना दिया हो, अगर दिया हुआ है एमसीक्यूज में सर दे देगा, दे के बोलता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताओ, तो तब आपने डायरेक्ट इनको प्लस कर देना है। जैसे इधर हम इस तरह करेंगे, अगर इस तरह दे के बोलता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी मतलब मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह दे के बोलता है मल्टीप्लाई बताओ, तो आप इस तरह करके निकालोगे, ध्यान से इस तरह करके निकालोगे, फिर आपके पास इस तरह बनेगा। यानी यहाँ से 6 आएगा, प्लस माइनस यहाँ से मान ले कुछ भी आ गया, 2% आ गया, यहाँ से मान ले 3% आ गया अपने से, तो 6 प्लस माइनस अब क्या करोगे, 5% करोगे, इस तरह लिख दोगे। अगर वो इस तरह वैल्यूज देता है विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ देता है, मतलब यहाँ पे ये किसके साथ दिए हुए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ दिए हुए, अगर वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ देता है तो तब आपने ऐसा करके निकाल के ऐड करके लिखना है आंसर को। यस, अगर वो एमसीक्यूज में बाज़ दफ़ा इस तरह डायरेक्ट भी निकाल के ही दिया होता है तो तब आपने डायरेक्ट प्लस करना है, फिर इस तरह ये डिवाइड वाला चक्कर नहीं करना है। समझ गया सर। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखें जैसे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप समझ तो आगे होंगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे सीधे सीधे 15 आएगा, प्लस माइनस 4% प्लस 3.3%, तो कुल कितना आएगा 15 प्लस 7.3%। समझ गए सर, ये कोई क्वेश्चन था, एमसीक्यूज आते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाओ, रेजिस्टेंस है R, वेयर V कितना है, R बेसिकली निकलता किससे है जी, V बाई आर। R किससे निकलता है, V बाई आई, ओम लॉ से निकला है ये,
v इज इक्वल टू आई आर से। अब बोलते हैं v भी दिया है, i भी दिया। अब डिवाइड होने वाला केस आ गया, डिवाइड होने वाले केस, डिवाइड वाले में मैंने बताया था ये डिवाइड होंगे। आगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही क्या होगी, ऐड होगी। डिवाइड में भी ये जो नंबर्स दिए हुए जैसे v में क्या दिया हुआ है बताओ, 100 दिया हुआ है प्लस माइनस 5 दिया हुआ है। i में क्या दिया हुआ है बच्चों, 10 दिया हुआ है प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है। समझ गए, ये और ये तो सीधा डिवाइड होंगे क्योंकि r इसी से निकलता है ना, v बाई आई है, तो इन्हीं को सीधा डिवाइड भी कर दो आप। 100 डिवाइड बाई क्या कर दोगे बच्चों, 10। लेकिन आगे प्लस माइनस करके जो डेल वी है उसका भी परसेंट लिखना है और डेल आई यानी कि करंट का भी परसेंट लिखना है। ये काम की बात है। तो वो फाइंड क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटी, मतलब आपने आर में भी अनसर्टेनिटी बतानी है और डेल आर में भी। तो आपका जो आर प्लस माइनस डेल आर आएगा बच्चों, तो आर तो ये निकल रहा है, क्या आ रहा है 10 प्लस माइनस, यहाँ से बताओ डेल वी कैसे निकलेगा। अब मसले क्या है पता है, यहाँ पे वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दे रहा है आपको। तो मतलब क्या है कि ये डेल वी है और ये वी है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल वी परसेंट को कैसे निकाला जाता है, डेल वी बाई वी मल्टीप्लाई 100। डेल आई को कैसे निकालता है, डेल आई बाई आई मल्टीप्लाई बाई 100। आना चाहिए आपको। यस सर, आ गया, आ गया है, आ गया है। मिटाओ ये, मिटा दे। कहानी सिंपल है, देख लो। r इक्वल टू आर प्लस माइनस डेल आर, ये तो 10 निकला हुआ है सुबह सुबह ही, मसला नहीं है इसका। प्लस माइनस इधर बताओ डेल वी कितना लिखूं, ये डेल वी है, मैंने बोला था ये डेल वी है 5 है, v कितना है 100 है और 100 से मल्टीप्लाई किया प्लस बीच में डेल आई कितना है बच्चों, ये है डेल आई 0.2 है, नीचे 10 है और इधर 100 है। आना चाहिए 10 प्लस माइनस ये कटा गया तो ये 5% लिखोगे सीधा सीधा। ये नहीं होता, पॉइंट को ख़त्म करके क्या कर सकते हैं, 2/10, तो पहले एक और 10 आएगा। सर कहाँ से आया, पॉइंट को ख़त्म करके नीचे एक और 10 लगाया, एक 10 पहले का पड़ा हुआ था। 10 प्लस माइनस 5%, समझ आ रही है, ये भी 10 बनेगा तो कटेगा तो प्लस 2% कर दोगे। तो ओवरऑल क्या आ गया, 10 प्लस माइनस 7%। उसने गलती की है, देखिए परसेंटेज में हमने लिख दिया। अब क्यों करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, ये रीजंस हम उधले बतला चुके हैं, इधर नहीं बताएंगे, टाइम लगेगा। चलें अब देखते हैं पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है अनसर्टेनिटी के अंदर। तो पावर बेसिकली क्या है कि मान ले कोई z कोई वैल्यू निकलती है, जब x कोई मेयर वैल्यू है उसकी पावर n है। तो क्वेश्चन कराऊंगा समझ आएगी। तो जब z प्लस माइनस डेल z की बात करें तो ये क्या बनेगा बच्चों, x में भी डेल x होगा। क्यों होगा, क्योंकि x के अंदर अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो ये जो n है ये x के ऊपर भी आता है और डेल x के ऊपर नहीं आता बल्कि पीछे चला जाता है। यस, सही सुना आपने, प्लस माइनस इधर लगाना है, x के ऊपर तो n डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन n के साथ मल्टीप्लाई, डेल x के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये जो परसेंट अनसर्टेनिटी हमने लिखनी होती है डेल x की जगह। ये क्या है, परसेंट अनसर्टेनिटी, याद रखिए। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये आपके बुक का ही मैंने क्वेश्चन लिया है। इफ एरिया दिस फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जस्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछिए। अगर वो ए में, एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी कि एरिया के अंदर दो चीज़ें होंगी, ए प्लस डेल जेड होगा, डेल ए होगा। लेकिन डेल ए हम नहीं लिखते हैं, डेल ए परसेंट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, यानी कि एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछा है, ए नहीं पूछा। अगर ए पूछता तो हम सीधा सीधा एक्स में डाल देते, वाई में डाल देते, जेड में डाल देते, तो हमें काम मिल जाता। लेकिन डेल ए निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी सब में प्लस होगी, बेशक यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है, आपने डिवाइड नहीं करना, हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी। यानी कि हमने पीछे भी पावर में भी तो यही काम किया था, चाहे वो चीज़ें डिवाइड हो रही हो या प्लस हो रही हो। जैसे आर था, डेल आर कैसे निकला था, बोलो, v बाई आई था, लेकिन हमने डिवाइड नहीं किया था। डेल आर निकालते वक्त यानी कि डेल v बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 क्या था, यानी कि प्लस, फिर डेल आई बाई आई मल्टीप्लाई बाई 100 क्या था। ये क्या चीज़ हो रही थी, यानी कि डेल वी परसेंट प्लस डेल आई परसेंट था। सर यहाँ तो आर तो बेसिकली v बाई आई होता है, फिर हमने फिर भी प्लस किया था। तो यहाँ पे भी सेम यही कहानी रिपीट हो रही है बच्चों। बेशक फार्मूले में डिवाइड शिवाइड लिखा हो, लेकिन आपने डिवाइड में नहीं जाना,
इसी तरह यहाँ पे बेशक आपने अनसर्टेनिटी परसेंटेज में बतानी है, x में कितना परसेंट, y में कितना, z में कितना, ये निकालना है फार्मूले से। उसने दिया हुआ है वैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x y z दे रखा है 1% रिस्पेक्टिवली बोला है, तो x में 1, y में बोलो 1, z में कितनी है 2 है, लास्ट में z है नाम इसलिए। अब देखो इसी तरह इधर भी डेल a परसेंट निकालना है, तो यहाँ डिवाइड को नहीं देखना, जस्ट आपने x में यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x देखनी होगी, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y देखनी होगी, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z देखनी होगी, सबको प्लस में रखना है। समझ गए सर? लेकिन इसको रखते वक्त क्या करना है, रखते वक्त क्या करना है, ये तो दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन इनकी पावर्स को पीछे लेके जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि ये आपको भले दिए होंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही है, लेकिन n क्या है, पावर है, जो कि ऊपर होता है तो वो पीछे चला जाता है, जो ऊपर होता है वो पीछे जाता है। तो यहाँ पे भी हम इन सबको प्लस ही करेंगे, लेकिन इनके ऊपर जो पावर्स हैं वो पीछे चले जाएंगे। यानी कि डेल x परसेंट अगर निकालना चाहते हो तो बच्चों क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय डेल x परसेंट आएगा। तो डेल x परसेंट कितना है, 1 है, तो इसका मतलब है 2% आ गया। फिर अगर डेल y परसेंट निकालना चाहते हो तो y के ऊपर 2 है, जैसे पीछे चला जाएगा, आगे डेल y परसेंट आएगा बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इससे भी 2% निकल के आया। फिर अगर डेल z परसेंट निकालना चाहते हो तो z के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है, डेल z परसेंट करोगे बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये भी 2% निकलेगा। अब इन सबको प्लस करो, देखिए 2% प्लस 2% प्लस 2%, तो ये 6% आ गया टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। समझ गए सर? आ जाओ, अब नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए तो कर लेना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अब कंसेप्ट सीख चुके हो, पकड़ चुके हो। टी प्लस माइनस डेल टी है, इससे आपने निकालना है, यानी कि परसेंट अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग। इसके लिए एक फार्मूला है, आपके बुक में अलग अलग करके दिए हुए, लेकिन मैंने इनको साथ करके दिया। जब भी आपको टाइम में अनसर्टेनिटी पूछता है तो टोटल टाइम को डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। फिर ये लीस्ट काउंट जिस भी इंस्ट्रूमेंट का है, और ये भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन है। तो इससे क्वेश्चन करते हैं, जरा आपको समझ आएगा। स्प्रिंग है, आपकी बुक में भी दिए हुए क्वेश्चन, लेकिन वो वहाँ पे ये चीज़ अलग से निकाल रहा है और ये अलग से निकाल रहा है, यहाँ मैं साथ निकाल रहा हूँ, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। स्प्रिंग है कंप्लीट 40 ऑसिलेशन, यानी कि ये एन है। एन कितना है बच्चों, यहाँ से निकालो कितना है, एन कितना है 40 है, एन 40 है। समझ चुके हैं आप तक? एंड 32 सेकंड टोटल टाइम कितना ले रहा है, यानी कि इतने 40 ऑसिलेशन करने के लिए टाइम जो है ना, टोटल टाइम कितना ले रहा है बता सकते हो, 32 सेकंड ले रहा है। एंड स्टॉप वॉच हैज लीस्ट काउंट, यानी कि लीस्ट काउंट भी दे रखा है 0.1। तो आपने क्या करना है, अनसर्टेनिटी बतानी है टाइम के अंदर, तो बड़ा आसान है, टी प्लस माइनस डेल्टा टी करोगे बच्चों। आओ जी, टोटल टाइम कितना है 32 है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, एन की जगह क्या लिखूं 40, और प्लस माइनस ये बुक में अलग अलग करके निकाल रहे, मैं एक साथ निकाल 0.1 डिवाइड बाई एन टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन 40 है, ये भी इन दो को डिवाइड करो 0 नहीं 4 8 जा 32, 8 बाई कितना है 10 आएगा, प्लस माइनस इनको भी कर लो, क्या आ जाएगा 1, और नीचे 400 हो जाना है। कैसे, एक पॉइंट के बाद 0 लगाए, 10 और शामिल किया तो ये 100 हो जाएगा। आती है ना इतनी बातें, इसको कैलकुलेट कर देना है। अभी आपने कैसे करें कैलकुलेट, देख लो, आसान है, बड़ा सिंपल है। कोई तो है जो, जिसने यहाँ तक देखा है यार, बड़ी मेहरबानी आप लोग की, यहाँ तक देखा है तो मतलब आप पढ़ने वाले हो। फिर देखो कटिंग हो सकती है, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 5/4 आ गया। 40 आता है, सही है। 5/4 है तो क्या करोगे, 5 4 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 5 8 40, 5 8 40। चेक कर लो, वैसे 5 4 20 होता है, 0.8 आता है। इससे कितना आ गया 0.8 प्लस माइनस इससे करोगे तो 0.00025 कुछ आता है। तो ये आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनेगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया है। लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन शॉट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।